की शुरुआत होती है अफगानिस्तान के कुनार प्रांत से, जहां हमें कुछ मिलिट्री की गाड़ी दिखती हैं और उनमें से एक गाड़ी में बैठा होता है हम सबका चहीता स्टार टोनी स्टार्क। फिर वो सब बातें ही कर रहे होते हैं, तब तक उनकी गाड़ियों पर आतंकवादी हमला हो जाता है जिसमें सारे मिलिट्री के सोल्जर मारे जाते हैं और टोनी बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। इसके बाद आतंकवादी उसे उठा ले जाते हैं और एक वीडियो के जरिए उसे दिखाते हैं, लेकिन फिर हमें 36 घंटे पहले की कहानी दिखाई जाती है जहाँ टोनी के बारे में बताया जाता है कि वो कैसे बचपन से ही बहुत जीनियस इंसान होता है और अपने माता पिता की मौत के बाद कैसे उसने स्टार्क इंडस्ट्रीज को इतनी ऊंचाई पर पहुंचाया और कैसे कैसे हथियार बनाए। इतना सब कुछ अचीव करने के लिए टोनी को सम्मानित किया जाता है, लेकिन वो वहाँ नहीं होता, इसलिए उसका अवार्ड उसकी जगह ऑब्वियस स्टैन लेने आता है। ये उसका मैनेजर और पार्टनर दोनों होता है और सबसे बड़ा विलन भी यही होता है। वैसे आपको बता दे, टोनी एक बिलियनियर, प्लेबॉय, लापरवाह और अय्याश किस्म का इंसान होता है, इसलिए ओब्डिया उसे चिढ़ता है। फिर टोनी एक क्लब में दिखाया जाता है जहाँ वो सट्टा खेल रहा होता है। थोड़ी देर बाद उस जगह जेम्स रोड्स आ जाता है टोनी का भाई अवार्ड लेकर, लेकिन उसे अवार्ड की बिल्कुल भी परवाह नहीं होती। फिर वो अवार्ड किसी और को देकर अपनी गाड़ी में बैठने वाला ही होता है। तभी एक जर्नलिस्ट जिसका नाम क्रिस्टीन होता है वो टोनी को रोक लेती है और हथियार के बारे में पूछने लगती है। फिर हम उन दोनों को एक साथ बेडरूम में देख सकते हैं जो कुछ गर्मा गर्म सीन देते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद हम क्रिस्टीन को देखते हैं जो सुबह तक सो रही होती है। फिर हम पहली बार जार्विस की आवाज को सुनते हैं जो एक सुपर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है, जिसकी आवाज सुनकर ही क्रिस्टीन जाग जाती है। तब उसे पता चलता है कि वो कहाँ पर है और वो जगह होती है टोनी स्टार का घर, मेलिबू, कैलिफोर्निया। फिर वो टोनी को ढूंढ रही होती है। तभी हम वहाँ पेपर पोर्ट्स को देखते हैं। पेपर उसे कपड़े देती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। फिर पेपर टोनी के पास चली जाती है। पेपर उन्हें बता रही होती है कि जेम्स रोड्स तुम्हारे प्लेन में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हें जाना चाहिए। बाय द वे पेपर उसकी सेक्रेटरी होती है, केवल सेक्रेटरी और कुछ भी नहीं। फिर हम टोनी और हैप्पी को देखते हैं जो एक प्लेन में चढ़ रहे होते हैं जब पहले से ही रोड्स खड़ा होता है, जो टोनी से बहुत नाराज होता है क्योंकि वो 3 घंटे लेट आया था। फिर टोनी बग्राम एयरबेस जो अफगानिस्तान में था वहाँ उतरता है। वो वहाँ अपना बहुत ही पावरफुल हथियार मिलिट्री को दिखाने और उन्हें बेचने के लिए आया था और उस हथियार का नाम होता है जेरिको। वो इतना पावरफुल होता है कि एक बार में सब कुछ खत्म कर सकता है। फिर वो डील पक्की करके यहाँ से घर की तरफ जा रहे होते हैं। तभी टोनी की गाड़ी पर हमला हो जाता है। फिर हम उसे प्रेजेंट डे में देखते हैं जहाँ उसे आतंकवादी उठा के ले गए थे। उसे वहाँ यंसीन मिलता है, वो एक डॉक्टर होता है और उसे भी किडनैप करके लाया गया था। टोनी को बहुत गंभीर चोटें आई थी जिसमें उसके शरीर में छर्रे घुस गए थे। यंसीन ने उसकी जान बचाने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक रिएक्टर टाइप कुछ बनाया था और उसे कार की बैटरी से जोड़ दिया था ताकि छर्रे उसके दिल के पास ना आ सके और टोनी कुछ हफ्तों तक जिंदा रह सके। यंसीन उसे वो छर्रे भी दिखाता है। इसके बाद वहाँ 10 रिंग्स के आतंकवादी आ जाते हैं और टोनी से जेरिको मिसाइल बनाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो मना कर देता है। इसके बाद वो उसे टॉर्चर करते हैं और उस गुफा से बाहर निकाल कर लाते हैं। टोनी जैसे ही आँख खोलता है वो ये देखकर हैरान था कि उसके बनाए गए हथियार इन आतंकवादियों के पास कैसे आए। वो ये सब सोच ही रहा होता है। तभी वहाँ 10 रिंग्स के कमांडर रजा के आदमी आ जाते हैं जो टोनी से कहते हैं, यहाँ सभी तरह की चीजें हैं जो तुम्हें चाहिए जेरिको मिसाइल बनाने के लिए। वो कहते हैं जब तुम्हारी मिसाइल बन जाएगी हम तुम्हें आजाद कर देंगे। लेकिन टोनी को भी ये पता होता है कि ये आजाद नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी वो हाँ कह देता है और ये सब ऊपर खड़ा हुआ रजा भी देख रहा होता है। अब टोनी यहाँ से बाहर निकलने के जुगाड़ में लग जाता है। अब टोनी सबसे पहले अपने लिए आर्क रिएक्टर बनाता है ताकि वो जिंदा रह सके और बैटरी को हर जगह टांगना ना पड़े। फिर वो यंसीन को आयरन मैन का डिजाइन दिखाता है जिसे देखकर वो खुश हो जाता है। फिर वो दोनों उसे बनाने में लग जाते हैं। रजा भी उन्हें कैमरे में देख रहा होता है। तभी उसे शक होता है। वो अपने आदमी लेकर उन दोनों के पास आ जाता है और यंसीन से पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, लेकिन यंसीन उसे कुछ नहीं बताता, इसलिए वो उसके मुंह में जलता हुआ मेटल डालने वाला ही होता है। तब टोनी उसे कहता है मुझे इसकी जरूरत है मिसाइल बनाने के लिए, इसलिए रजा को यंसीन को छोड़ना पड़ता है और रजा सिर्फ 1 दिन का टाइम देता है मिसाइल को कंप्लीट करने के लिए। फिर टोनी काम पर लग जाता है और उस आयरन मैन सूट को पूरा कर देता है, लेकिन उसके अंदर सॉफ्टवेयर डालने के लिए उसे कुछ टाइम और चाहिए होता है। ये बात यंसीन समझ जाता है, इसलिए वो टोनी को और टाइम देने के लिए आतंकवादियों की बंदूक लेके गुफा में भागने लगता है, जिससे आतंकवादी डर जाते हैं और उनका ध्यान टोनी से हट जाता है। फिर टोनी के सूट में वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाता है। टोनी कुछ आतंकवादियों को मारकर उस गुफा से बाहर आ जाता है जहाँ वो अपने बनाए हथियारों को नष्ट कर देता है और वहाँ से उड़कर एक रेगिस्तान में जाकर गिरता है, जिससे उसका सूट टूट फूट जाता है। तभी कुछ देर बाद इस जगह पर जेम्स रोड्स अपने हेलीकॉप्टर से उसे लेने आ जाता है, लेकिन उस गुफा में हुई लड़ाई में यंसीन मारा जाता है जिसका टोनी को बहुत दुख होता है। फिर टोनी और रोड्स एक यूएस प्लेन से वापस आ जाते हैं जहाँ उसे रिसीव करने पेपर और हैप्पी आते हैं। इसके बाद टोनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है जिसमें टोनी बता रहा होता है कि आगे से स्टार्क इंडस्ट्रीज कभी हथियार नहीं बनाएगी, जिसे सुनकर ओब्डिया
ओबडिया स्टेन को झटका लगता है क्योंकि वो भी स्टार्क इंडस्ट्रीज का पार्टनर होता है। फिर हम टोनी को देखते हैं जिसने अपने लिए एक पावरफुल आर्क रिएक्टर बना लिया था और पेपर से उसे अपने अंदर फिट करवा लेता है और पुराने वाला रिएक्टर पेपर को फेंकने के लिए बोल देता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। वो उस आर्क रिएक्टर को एक शीशे में जड़वा देती है और टोनी की लैब में रखवा देती है। फिर टोनी आयरन मैन का सूट बनाने में लग जाता है और उसे कई महीने लग जाते हैं इस सूट को तैयार करने में, क्योंकि वो एक एडवांस सूट होता है जो आज तक किसी ने नहीं बनाया होता। फिर वो उस सूट को टेस्ट करने के लिए सारे सॉफ्टवेयर को चेक करता है और उड़ान भरने की तैयारी करता है। उस सूट की रफ्तार बहुत ही तेज होती है। इसके बाद ये कितना ऊपर उड़ सकता है वो टेस्ट करता है। इस सूट में एक कमी थी, टोनी जब बहुत ऊपर जाता है तो आयरन मैन का ये सूट बर्फ में जम जाता है और जारविस सॉफ्टवेयर भी काम नहीं करता। इसके बाद वो इस चीज को ठीक कर लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रजा के आतंकवादी टोनी का बनाया हुआ लोहे का आयरन मैन सूट ढूंढ लेते हैं जिसे पहनकर टोनी वहाँ से भाग निकला था और उसे अपने साथ लेकर आ जाते हैं। फिर टोनी अपनी ही कंपनी की पार्टी में आता है जब उसे सील का एक आदमी मिलता है जिसका नाम फिल कुल्सन होता है। वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं, तभी उसकी नजर पेपर पर पड़ती है। उस दिन वो बहुत ही सुंदर लग रही थी, इसलिए टोनी उसे देखता ही रह जाता है। टोनी उसे डांस करने के लिए बोलता है और वो दोनों डांस करने लग जाते हैं। पेपर नर्वस होती है तो ये दोनों छत पर चले जाते हैं। वो किस करने वाले ही होते हैं, तभी पेपर ड्रिंक मांगती है जिसे लेने टोनी नीचे चला जाता है। इस पार्टी में क्रिस्टीन भी आई हुई होती है और वो टोनी को गुलमीरा की कुछ तस्वीरें दिखाती है जिसमें फिर स्टार्क इंडस्ट्रीज के हथियार बेचे गए थे और उन हथियारों में जेरिको वाला हथियार भी शामिल होता है। टोनी उन्हें देखकर ओबडिया के पास जाता है और उनसे सवाल करता है कि मेरे बिना कहे तुमने हथियार कैसे बेच दिए। ओबडिया बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चला जाता है। इसके बाद टोनी टीवी पर गुलमीरा के बारे में देख रहा होता है जहाँ रजा के आदमी आम लोगों पर बहुत जुल्म कर रहे थे। साथ ही इस जगह पर यंसीन भी रहा करता था, इसलिए ये जगह टोनी के लिए बेहद खास हो जाती है और वो अपना आयरन मैन सूट पहनकर उन आतंकवादियों से बदला लेने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ आतंकवादी गुलमीरा में हर तरफ तबाही मचा रहे होते हैं। वो बच्चे या बड़े किसी को भी नहीं बख्शते। वो एक बच्चे के सामने पिता को मार रहे होते हैं, तभी वहाँ आयरन मैन आ जाता है और उन सभी आतंकवादियों को जान से मार देता है और उनमें से एक आतंकवादी को गुलमीरा के लोगों के हवाले कर देता है और उनसे कहता है तुम्हें जो करना है इसके साथ कर सकते हो। ये कहकर टोनी वहाँ से चला जाता है। रास्ते में उसे स्टार्क इंडस्ट्रीज के हथियार मिलते हैं जिन्हें वो नष्ट कर देता है। अब वो आसमान से घर की ओर जा रहा होता है, तभी एयरफोर्स के प्लेन उसके पीछे पड़ जाते हैं क्योंकि उन्होंने इतना छोटा प्लेन कभी नहीं देखा होता। वो प्लेन टोनी पर हमला कर देते हैं। साथ ही जेम्स रोड्स को शक होता है कि जरूर टोनी का काम है, इसलिए वो टोनी को कॉल करता है। पहले तो टोनी मना कर देता है। जब एयरफोर्स के प्लेन उस पर हमला कर देते हैं तब जाकर वो बताता है कि ये मैं हूँ इस सूट के अंदर। फिर वो एयरफोर्स को चकमा देकर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद टोनी अपना आयरन मैन सूट उतार रहा होता है, तभी वहाँ पेपर आ जाती है। वो उसे देख लेती है। उस सूट पर सैकड़ों गोलियों के निशान होते हैं जिसे देखकर वो डर जाती है। वहीं दूसरी ओर हम ओबडिया स्टैन को देखते हैं जो आतंकवादियों के कमांडर रजा से मिलने जाता है। वो अपने साथ कुछ आदमी भी ले जाता है जो बहुत ही ट्रेंड होते हैं। ओबडिया उससे बहुत नाराज होता है क्योंकि उसने टोनी को नहीं मारा होता, क्योंकि टोनी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट ओबडिया ने रजा को दिया था जो उसने पूरा नहीं किया। रजा उसे टोनी का आयरन मैन सूट भी दिखाता है जिसे वो रेगिस्तान से उठाकर लाया था। इसके बाद ओबडिया रजा को पैरालाइज कर देता है एक हाईटेक गैजेट से और उसके सारे ऑफिसर उन सब आतंकवादी को मार देते हैं और अपने साथ सभी हथियार ले जाते हैं और आयरन मैन का सूट भी। इसके बाद हम टोनी को देखते हैं जो पेपर को एक पेन ड्राइव देता है और कहता है मुझे शक है कि सारे हथियार ओबडिया ही आतंकवादी को बेच रहा है, इसलिए तुम उसके कंप्यूटर से ये सारी जानकारी लेकर आ जाओ। फिर पेपर ओबडिया के ऑफिस में चली जाती है। पहले ये पार्टनर थे तो पेपर यहाँ काम करती थी, इसलिए वो आसानी से आ जा सकती थी। वो उसके कंप्यूटर से जानकारी निकालने लगती है जिसमें उसे सेक्टर 16 के बारे में पता चलता है और उसमें एक वीडियो भी मिलती है टोनी स्टार्क की। उसे पता चल जाता है कि टोनी को मारने का प्लान ओबडिया का था। वो जानकारी ले रही होती है, तभी वहाँ ओबडिया आ जाता है। फिर भी पेपर वो सब जानकारी ले जाती है। ओबडिया को भी ये सब पता चल जाता है कि इसने मेरे कंप्यूटर से सेक्टर 16 और टोनी की वीडियो की फाइल को चुरा लिया है। फिर वो अपने साइंटिस्ट के पास जाता है। उन्होंने सूट तो तैयार कर दिया था, वो भी टोनी से बहुत ही बड़ा आयरन मैन सूट, लेकिन वो सभी इंजीनियर और साइंटिस्ट टोनी जैसा आर्क रिएक्टर नहीं बना पा रहे थे। तभी ओबडिया टोनी के पास चला जाता है और उसे पैरालाइज करके उसके बॉडी से आर्क रिएक्टर निकाल के ले जाता है और ये भी बता जाता है कि मैंने ही तुम्हें मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था और अब मैं पेपर को भी मारने वाला हूँ। इसके बाद टोनी जैसे तैसे अपनी लैब में जाता है जहाँ पेपर ने उसका पुराना रिएक्टर को एक शोकेस में रख दिया था। वो उसे ले लेता है लेकिन वो उठ नहीं पाता। तभी वहाँ जेम्स रोड्स आ जाता है और टोनी को उठने में मदद करता है। वो आर्क रिएक्टर पहन लेता है लेकिन वो इतना पावरफुल नहीं होता और उसमें बैटरी भी बहुत कम होती है। फिर टोनी अपना आयरन मैन सूट पहनता है और वहाँ से पेपर को बचाने निकल जाता है।
दूसरी तरफ हम पेपर को देखते हैं जो सील्ड के एजेंट फिलिप के साथ ओब्डिया के ऑफिस में जा रही है उसे गिरफ्तार करवाने। लेकिन वहाँ ओब्डिया ने भी टोनी का आर्क रिएक्टर ले लिया था, तो उसके पास भी एक आयरन मैन सूट होता है जो टोनी के सूट से भी बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। जैसे ही पेपर और फिलिप के आदमी अंदर जाते हैं वो उन पर टूट पड़ता है और उन्हें मारने लगता है। जैसे ही वो पेपर को मारने वाला होता है तभी टोनी आ जाता है और उसे बचा लेता है और वो दोनों जाकर एक रोड पर गिरते हैं जहाँ उन दोनों में एक बहुत ही अच्छी फाइट होती है। फिर टोनी ऊपर उड़ जाता है जिसके पीछे ओब्डिया भी होता है। वो जानबूझकर ओब्डिया को ऊपर ले जाता है ताकि वो बर्फ से जम जाए और यही होता है, वो पूरी तरह से बर्फ से जम जाता है। फिर वो नीचे गिरता हुआ आता है। टोनी का सूट तो उसे संभाल लेता है क्योंकि टोनी ने उस सूट को ठीक कर लिया था इस सिचुएशन से निपटने के लिए, लेकिन उसमें अब पावर खत्म हो चुकी थी इसलिए वो भी रुक रुक के नीचे आ ही जाता है। टोनी आर्क रिएक्टर के सेंटर पर गिरता है, तभी इसके पीछे ओब्डिया भी आ जाता है और फिर एक बार दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। टोनी के सूट के मुकाबले ओब्डिया का सूट बहुत ही ताकतवर होता है, इसलिए वो पेपर की हेल्प मांगता है और उसे कहता है कि आर्क रिएक्टर की पावर को ऑन कर दो। फिर वो पावर को ऑन कर देती है जिससे ओब्डिया को एक बहुत जोरदार करंट लगता है और वो उसी आर्क रिएक्टर में गिर जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर हम पेपर और टोनी को देखते हैं जिसमें पेपर टोनी को तैयार करती है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। तभी फिलिप आ जाता है और टोनी को एक कागज देकर कहता है इसमें जो लिखा है वो कहना है, यानी तुम्हें झूठ बोलना है कि तुम एक्सीडेंट वाली रात में यहाँ नहीं थे। लेकिन टोनी ऐसा नहीं कहता, वो सभी प्रेस वालों के सामने सच बोल देता है, कहता है मैं ही आयरन मैन हूँ। फिर मूवी समाप्त हो जाती है। इसके बाद हमें इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में सील्ड के डायरेक्टर निक फ्यूरी को दिखाया जाता है जो टोनी स्टार्क से मिलने उनके घर पर जाते हैं और कहते हैं तुम अकेले सुपर हीरो नहीं हो इस दुनिया में, और वो एक प्रस्ताव रखते हैं और प्रस्ताव होता है एवेंजर इनिशिएटिव। हम सबने सबसे पहले एवेंजर नाम इसी मूवी में सुना था और मूवी समाप्त हो जाती है। दोस्तों आपको क्या लगता है टोनी ने अपनी पहचान बताकर सही किया? क्योंकि कोई भी सुपर हीरो अपनी पहचान नहीं बताता, जैसे स्पाइडरमैन, सुपरमैन और बैटमैन, ये तीनों ही अपनी पहचान नहीं बताते दुनिया वालों से, लेकिन टोनी ने ऐसा नहीं किया होता। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन भी दबा देना जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू गाइस।